अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि पार्ट 4 में मैं स्त्री के बारे में बात करूंगी। स्त्री ज़ाहिर सी बात है मेरा प्रिय विषय है। पार्ट 4 के बाद हम एक अंतराल कायम करेंगे, एक गैप देंगे। जब तक आप लोग अनुरोध नहीं करते तब तक मैं उसके आगे के पार्ट नहीं करूँगी। उसके बाद मैं एक आपको सरप्राइज़ में एक ऐसी शख्सियत आपके सामने लाऊंगी जो आपको मेरे ख्याल से तो वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं स्त्री के लिए, और ये उन स्त्रियों के लिए कह रही हूँ उन्हें जो अभी घुंघरू बांधना सीख रही हैं। मीरा को मैंने संबोधित करके लिखा है, उन्हें जो अभी घुंघरू बांधना सीख रही हैं। कुछ ने रिहर्सल प्रारंभ की है, कुछ मंच पे उतर चुकी हैं, कुछ का प्रदर्शन अभी समाप्त हुआ है और कुछ अपने अनुभव साझा करने में लगी हैं। तो कच्चे मिट्टी की महक सी मेरी ज़िंदगी में जब तेरे स्पर्श का पानी पड़ा तो परात में गुथे आटे की तरह सिमट गई। तेरे तंदूर की ठोस गरम पक्की दीवार से लगकर या तो मुझे हताश होकर टूट जाना था या रोटी की शक्ल में मुकम्मल होकर तेरी थाली में गिरना था। ये तेरी मर्ज़ी थी। तू रूखा सूखा निवाला ले या उसे घी में तर करे या दही सब्ज़ी के साथ खाए, सब तेरी मर्ज़ी पे था। पर चूँकि मैं औरत हूँ, मुझे गुथा आटा होना ही शोभा देता है ताकि समाज मुझे ढाल सके अपने आकार में। मुझे मुलायम भी होना पड़ेगा ताकि एक रूप को तोड़कर मुझे दूसरे में ढाल सके। कभी बेटी, बहन, प्रेमिका, बहू, माँ, नानी, दादी, सास। बस शर्त यह है समाज की कि मैं औरत ना रहूं। औरत अगर केवल औरत होगी तो वो अपने बारे में सोचेगी जिसका उसे हक नहीं। तो जहाँ भी टपके लहू स्याही की जगह मेरी कलम से, तो समझ लीजिए औरत आखिरी हथियार का शिकार हो रही है और पता नहीं चलता कि उसको कि छोटे छोटे कर्ज और फ़र्ज चुकाने में वो औरत होना भूल जाती है। तो 2 लाइनें हैं कि रख रखाव से बनाए रखते हैं भरम, रख रखाव से बनाए रखते हैं भरम, ताकि लोग रश करते रहें ज़िंदगी से मेरी। क्यों मुझे संबोधनों से नवाजते हो, क्यों मुझे संबोधनों से नवाजते हो? महज औरत होना ही मेरा काफ़ी नहीं? क्यों तुम्हें नाम देने वाले पिता का वजूद चाहिए? महज माँ होना ही मेरा काफ़ी नहीं? रात भर जलती रही दीप शिखा की तरह अंधेरे में, रात भर जलती रही दीप शिखा की तरह अंधेरे में, फिर रोशनी में किसको ढूंढते पुकारते हो? क्या जन्म देने से ही मैं माँ नहीं हो गई जो पिता का अस्तित्व हर घड़ी तलाशते हो? एक इंसान जो महज तुम्हारे पैदा होने का कारण बना, उसके लिए मेरे 9 महीने की कोख को नकारते हो। मैं अलग अलग पन्नों में, अलग अलग किताबों में छपी, कभी माँ बाप के घर में, कभी स्कूल के अहाते में, कभी प्रेम प्रांगण में, कभी कार्यस्थल पे, तो कभी महफिलों में, कभी ससुराल में, कभी समाज के समक्ष। जी हुआ आज के सारे पन्नों को एक जिल्द में बांध दूँ। बिखरी बिखरी सी मैं लोगों को बंधे होने का भ्रम देती रही। यहाँ मैं शब्द जो है हर स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है, केवल अकेली मैं नहीं। कुछ मेरी दोस्तों की, कुछ अनजान स्त्रियों की, कुछ आपके आसपास की स्त्री की दास्तां। चूल्हे के पास मन की आंच पर रोज़ सेकती हूँ रोटियाँ। चूल्हे के पास मन की आंच पे रोज़ सेकती हूँ रोटियाँ, कुछ पकी, कुछ कच्ची, कुछ फूली, कुछ पिचकी। पर मन है कि नहीं भरता। जाने क्यों इन सवालों से डरता कि आज रोटी कुछ ज़्यादा सिक गई या आज थोड़ी कच्ची रह गई। रोटी के ज़रिए मेरे कच्चेपन पे भी ताने कसे जाते और शाम ढलते तक मैं फिर चूल्हे की आंच उकसाती सेकने बैठ जाती हूँ रोटियाँ। काश मेरी ज़िंदगी भी रोटी की मानिंद हो जाती तो शायद मैं तेरे गले उतर जाती। कितनी कविताएं तो मेरे बचपन की कलम से निकली। माँ को थाली लगाए इंतज़ार करते देखती। मुझे बड़ा डर लगता रात के समय कि माँ जल्दी से बिस्तर में आए ताकि मैं उनसे लिपट के सोच सकूं। पर माँ इंतज़ार करती पिता के लौटने का। रात भर आहट कानों पर बैठी रही, रात भर
आहट कानों पे बैठी रही। कभी कभी सीले दरवाज़ों की कुंडी भी खड़की। माँ ने झट से चूल्हे की आखिरी लकड़ी आगे बढ़ाई। माँ ने झट से चूल्हे की आखिरी लकड़ी आगे बढ़ाई। आँच लौ बनकर तेज़ी से फड़फड़ाई। अब तो शरीर भी कान बन गए, अब तो शरीर भी कान बन गए, चक्षु और तन गए। आखिर वो ना आया जिसके लिए तवा गरम था। बेकार ही जली रात भर लकड़ी, उसका तो ये रोज़ का भरम था। वो मिली थी एक पेड़ के नीचे जिसे सब धिक्कार रहे थे। मैं ये एक रियल बात बता रही हूँ, जो मुझे पेड़ के नीचे एक प्रेग्नेंट लेडी मिली थी जिसे जन्मना था एक मासूम ज़िंदगी को। बस उसका कसूर इतना था कि उस वृक्ष के अलावा उस बच्चे के पिता के नाम का कोई साक्षी नहीं था। वृक्ष के तले हुए हादसे में चूँकि उसकी ज़ुबान और मस्तिष्क संतुलन खो चुके थे, तो उसका अपराध थोड़ा और बड़ा हो गया। कमबख्त वृक्ष भी तो नहीं बोलते, और यूं बड़ी आसानी से वो समाज के सामने उल्टा हो गई। एक तरफ बरसों पुराना खून का कर्ज है, वहीं दूसरी ओर एक मजलूम औरत का रिश्ता दर्द है। वो औरत मेरी माँ हो सकती है, या पड़ोसन, या दूर वतन की अजनबी, पर खून के रिश्ते से बड़ा ये दर्द है मेरे लिए, क्योंकि हर पल कुछ रिश्ता है इस रिश्ते के लिए। सारी ज़िंदगी कालीन बनी रही ये औरत आज भी जिम्मेदारियों के बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं तुम्हारे लिए, पर भूल रहे हो तुम भी। इसी कालीन पर धर दिए जाओगे किसी दिन उपेक्षित पोटली की तरह। तब तक के लिए रिश्ता रहेगा ये दर्द। मैंने अपने दुख को, दर्द को, स्त्री के दर्द को बहुत बड़ा समझा और अपने बारे में ही सोचती रही। एक बार मुझे याद है कि मैं मुंबई में एक जगह से गुज़र रही थी। वहाँ रास्ते पर सेक्स वर्कर खड़ी हुई थी। पहले मैंने उन्हें बड़ी वितृष्णा से देखा, फिर मैं रात भर उनके बारे में सोचती रही, और उसी समय मैंने स्त्री की डायरी में सेक्स वर्कर के लिए लिखा कि ए मजलूम औरत, मुझे माफ़ कर देना जो एक दिन मैंने तुम्हें बाजारू कहकर गाली दी थी। ए मजलूम औरत, मुझे माफ़ कर देना जो एक दिन मैंने तुम्हें बाजारू कहकर गाली दी थी, जो वापस लौटकर मेरे ही मुंह पर लगी थी। मैं भूल गई थी कि आईने पर पत्थर मारने से मेरा ही तो प्रतिबिंब टूटता है। तुम्हें इस खरीद फरोख्त से सिर्फ रोटी मिलती है, पर मुझे तो बोनस में घर भी हासिल होता है। जो बात ओढ़ने बिछाने की तरह तेरी ज़िंदगी में शामिल रही, ये पुरुषों के लिए है कि जो बात ओढ़ने बिछाने की तरह तेरी ज़िंदगी में शामिल रही, वही बात मेरे लिए कुफ्र हो गई। तू मर्द है, तेरे 2.5 कदम चलने से सब शुद्ध। मैं औरत हूँ, मेरा चुपचाप बैठना भी धर्म विरुद्ध। तो मेरी गुजारिश है सब महिलाओं, औरतों से कि एक मुख्तारन माई को तो सब जानते होंगे, उन्होंने कितना संघर्ष किया था कि एक मुख्तारन हमेशा ज़िंदा रखो दिल में। एक मुख्तारन हमेशा ज़िंदा रखो दिल में कि तुम्हारे कबीले में कोई ना कोई दरिंदा निकल ही आएगा। आकांक्षाएं सिर्फ तुम्हारी होती हैं, ये तुम मानते हो। स्त्री की भौतिक इच्छाओं को पूरा करके तुम स्वयं को सक्षम समझते हो और आत्ममुग्ध भी। जनाब, अगर उसकी असीम इच्छाओं को, जिनका तुम्हें गुमान भी नहीं है, तुम जान गए तो एक जलजला आएगा। जिस जगह से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उसकी शुरू होती है। वैसे भी मुझे रेखा चित्र हो जाना चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में भी मैं तुम्हें बोलती नज़र आती हूँ और मेरा बोलना तुम्हारे कानों में लावा सा उड़ेलता है। रेखा चित्र में अभिव्यक्ति तो होती है, पर वो शोर करके तुम्हें तंग नहीं करते। व्यक्त तो बहुत कुछ करते हैं, पर मानने को विवश नहीं करते। इसलिए आओ बिना बोले समाज में क्रांति लाने के प्रयास को सफल बनाएं और समाज की शर्मनाक स्थिति को देख हम औरतें रेखा चित्र हो जाएं। पर यूं भी ना सोचो कि हम रेखा चित्र हो जाएं और कुछ भी ना बोलें। एक तो उसमें मैंने 2 लाइनें और रखी हैं अलग से कि धीमे धीमे सुलगता शरारा हूँ मैं, बेवफाई की हवा ना देना मुझे, आतिश ना हो जाऊँ कहीं। तो शुक्रिया दोस्तों, यहाँ मैं चौथा पार्ट समाप्त करती हूँ, और जब आप चाहेंगे तो मैं फिर से आपको रफ़ूगिरी के बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, कहना बाकी है, सुनना बाकी है, पर पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। और आपने इतने पेशेंस से मेरे को सुना,
मैं चाहूँगी, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करती, पर मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं लाइक करने के लिए नहीं कहती, क्योंकि ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद आता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, शुक्रिया।